नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट में एक नई वीडियो में हमारी बायसिंग और लोड लाइन की समझ को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं ट्रांजिस्टर की फिक्स बायस और एमीटर बायस की। और आज हम जानेंगे कि फिक्स बायस एक सरल सर्किट है लेकिन इसमें कुछ कमियां खामियां हैं और एमीटर बायस इसका एक इंप्रूवमेंट है। और दूसरी बायसिंग भी ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में बायस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो विषय को समझते हैं और आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने सीखा है कि एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर अपनी डीसी बायस वोल्टेज सोर्सेज की मदद से जो इनपुट पर हम एक कम पावर का एसी सिग्नल लगाते हैं उसके पावर लेवल को एम्पलीफाई कर देता है आउटपुट में। एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की एनालिसिस और डिजाइन के लिए हमें एसी सिग्नल्स का डीसी बायस कंडीशन के साथ जो सुपरपोजिशन होती है उसे एनालाइज और स्टडी करना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर के परिपथ में हम डीसी वोल्टेज बायस सोर्स से और सर्किट में कुछ रेजिस्टेंसेज लगा के ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक में जो ऑपरेटिंग करंट और वोल्टेजेस हैं उनके मानों को फिक्स करते हैं और इस प्रक्रिया को हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग कहते हैं। एक ट्रांजिस्टर की बायसिंग के लिए जरूरी है कि ट्रांजिस्टर अपने एसी सिग्नल लगाने के दौरान कार्य क्षेत्र एक्टिव रीजन में इनपुट में एमीटर और बेस के बीच में जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस रहे और जो आउटपुट में कलेक्टर और बेस का जंक्शन है वो रिवर्स बायस रहे। एक उचित प्रकार की बायसिंग से हम ट्रांजिस्टर की ऑपरेशन में बिना सिग्नल के जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है क्यू पॉइंट या क्यूशेंट पॉइंट उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो बिना किसी डिस्टोर्शन के फेथफुली इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके आउटपुट में दे दे या फिर वो एफिशिएंटली अपने प्रोसेस को एम्पलीफिकेशन को कर दे। ऑपरेटिंग या क्यू पॉइंट के निर्धारण में हमें इन बातों को भी ध्यान रखना है कि अगर ट्रांजिस्टर बदल दिए जाएं या ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स बदल जाते हैं या कार्यकारी ताप बढ़ जाता है तो हमारा ये ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपनी ट्रांजिस्टर की बायसिंग को ठीक से नहीं रखा है तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि हमारा ट्रांजिस्टर ताप बढ़ने के दौर में एक थर्मल रनअवे जैसी स्थिति पाले और खुद अपने आप को इतना गर्म कर ले कि वो डैमेज हो जाए। तो हम अपनी अगली वीडियो में ये भी जानेंगे कि ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखने के क्या तरीके हैं। पर आज हम जानेंगे कि जो बायसिंग है वो किस प्रकार ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी को प्रभावित करती है। हमने जाना था कि केवल एक बायस सोर्स वोल्टेज और दो प्रतिरोधों की मदद से, जैसे एक को बेस के परिपथ में हमने आरबी को लगाया है और दूसरे को कलेक्टर के परिपथ में लोड या भार के तौर पे हमने लगाया है, इस तरह की बायसिंग को हम फिक्स बायस कहते हैं। ये सबसे कम प्रतिरोधों के साथ बहुत सरल और सस्ती बायसिंग है। इसका अध्ययन करना भी आसान है लेकिन इसमें थर्मल रनअवे की शिकायतें हैं तो आज हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसी बायसिंग में एक सुधार किया जा सकता है और हम ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर में दो प्रतिरोधों के अलावा एक एमीटर के सर्किट में भी एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं जो हमारे लिए फीडबैक का काम करता है और ट्रांजिस्टर को थर्मल रनअवे की स्थितियों से बचाता है। इस तरह की बायसिंग को, जिसमें फिक्स बायसिंग के इस दो आरबी और आरसी प्रतिरोधों के अलावा हमने एमीटर में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया है, एमीटर बायस ट्रांजिस्टर सर्किट कहते हैं। अगर हम फिक्स बायस रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस को सीधा वोल्टेज सोर्स से न जोड़कर और कलेक्टर के लोड रेजिस्टेंस के बाद में सीधे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के सिरे से जोड़ें तो हम बेस में कलेक्टर का एक फीडबैक, इस कलेक्टर रेजिस्टेंस में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप का उपयोग बेस में इनपुट करंट को कंट्रोल करने में कर सकते हैं। और इस तरह के फिक्स बायस में आप देखिए मामूली सा सुधार किया गया है और इस रेजिस्टेंस को हमने कलेक्टर से लिया है और साथ में ये एमीटर बायस वाला रेजिस्टेंस भी है। तो इस तरह के सर्किट को हम कलेक्टर फीडबैक बायस कहते हैं और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बाकी सभी परिपथों से बेहतर है, हम जानेंगे। एक सबसे प्रचलित और श्रेष्ठ बायसिंग ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग है जिसमें हमने बायस वोल्टेज को दो रेजिस्टेंस के बीच में एक पोटेंशियल डिवाइड करके और इनपुट बेस सिग्नल पर दिया है। और हम देखते हैं कि इस परिपथ में ट्रांजिस्टर के पैरामीटर चेंज होने या टेम्परेचर चेंज होने के बावजूद भी कलेक्टर सर्किट के करंट और कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज का जो ऑपरेशन पॉइंट है हमारा वो अपरिवर्तित रहता है। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ बायस है वो किस तरह से बाकियों से डिफरेंट है इसे समझेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाहे कोई भी बायस हो, फिक्स बायस हो या एमीटर बायस हो या कलेक्टर का फीडबैक बायस हो या ये पोटेंशियल डिवाइडर बायस हो, सभी बायस सर्किट में कुछ खास बातें समान है। सभी परिपथों में हम बेस और एमीटर के बीच के जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं और फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे जब वो अलग अलग बेस करंट पे चलता है तो भी उसकी बेस एमीटर वोल्टेज का मान कोई ज्यादा नहीं
बदलता, और ये हम 0.7 वोल्ट के आसपास सिलिकॉन ट्रांजिस्टरों में ले सकते हैं। सभी ट्रांजिस्टरों में हम ये मान सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट का एक एम्पलीफाइड रूप है, यहाँ बीटा कॉमन एमीटर करंट गेन है, और वो जो दूसरा करंट का रूप है ICEO, वो कलेक्टर करंट जो कॉमन एमीटर बेस में इनपुट बेस को ओपन रखने पर हम पाते हैं, उसे हम इस बीटा IB की तुलना में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और हम ये हमेशा समझ सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के आउटपुट में जो कलेक्टर सर्किट में करंट का फ्लो है वो बेस करंट का बीटा टाइम्स है। इसी तरह से जो एमीटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम है, और वो बेस करंट का 1 प्लस बीटा टाइम्स होगा। और क्योंकि बेस करंट छोटा है कलेक्टर करंट या एमीटर करंट की तुलना में, सामान्यतः बीटा की वैल्यू 50 से 200 के आसपास हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में हम ये भी मान सकते हैं कि जो एमीटर करंट है वो लगभग कलेक्टर करंट के बराबर है। सभी परिपथों के अध्ययन या विश्लेषण के लिए हम सबसे पहले इनपुट सर्किट में बेस करंट को ज्ञात करेंगे, और एक बार जब बेस करंट ज्ञात हो जाएगा तो इस बेस करंट और कलेक्टर करंट के बीच में जो कॉमन एमीटर करंट गेन का जो रिलेशन है बीटा का, उसकी मदद से हम कलेक्टर करंट का जो जानकारी प्राप्त होगी उससे बाकी सारी जो हमें आवश्यक जानकारियां हैं वो प्राप्त हो जाएगी। जो सभी तरह के बायस हैं, फिक्स बायस, एमीटर बायस या वोल्टेज डिवाइडर बायस या कलेक्टर फीडबैक बायस, इन सब में जो गणना के तौर तरीके हैं या जो अंतिम सूत्र आएंगे उनमें काफी समानताएं हैं, और हम पाएंगे कि बस कुछ चीजों का, एक या दो चीजों का जोड़ या घटाव से सूत्रों में या कार्यप्रणाली में अंतर आएगा। थोड़ा विषय को जब और गहराई से समझेंगे तो ये बात बहुत सरलता से हमें समझ में आ जाएगी कि कहने को तो ये बायस सर्किट खूब सारे दिख रहे हैं, कुछ और भी हैं, 4 हम यहाँ जो सबसे प्रचलित हैं उनकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, फिक्स बायस, एमीटर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस और कलेक्टर फीडबैक बायस, लेकिन सभी परिपथ कमोबेश एक जैसे हैं। तो शुरू करते हैं सबसे सरल फिक्स बायस के साथ। सबसे सरल फिक्स बायस सर्किट में एक बायस वोल्टेज सोर्स की मदद और 2 रेजिस्टेंस को, एक बेस के सर्किट में RB और एक कलेक्टर के सर्किट में RC लगाकर हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में बायस कर लेते हैं। जो हमें सिग्नल लगाने हैं, इनपुट का AC सिग्नल या जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल आएगा उसे कैपेसिटर कपलिंग से लगाते हैं, और DC एनालिसिस में ये जो कैपेसिटर कपलिंग है वो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगी। तो हमारा जो DC एनालिसिस का बायस सर्किट है वो यहाँ बीच में ग्रीन हाईलाइट में रह गया है, और इसे विश्लेषण की सुविधा के लिए हम इस बायस बैटरी को 2 सेपरेट टुकड़ों में बांट लेते हैं, ताकि ये मैजेंटा फ्रेम की 2 भागों में ये मेरा इनपुट सर्किट हो जाए और ब्लू फ्रेम में मेरा आउटपुट लूप का सर्किट हो जाए। अगर हम फिक्स बायस सर्किट का इनपुट लूप देखें तो बायस बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस में बेस करंट जा रहा है, और यहाँ बेस और एमीटर के बीच में एक वोल्टेज VBE है। अगर आप इस सर्किट में किरचॉफ का विभव नियम लगाएं तो आप कह सकते हैं कि ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए वोल्टेज राइज है वो धारा की दिशा में जाते समय बेस रेजिस्टेंस में IB करंट से वोल्टेज ड्रॉप, और फिर बेस और एमीटर के बीच में ये प्लस से माइनस ड्रॉप हो गई, और ये राइज और ड्रॉप इक्वल टू 0 किरचॉफ का विभव नियम समीकरण हो गया इनपुट लूप के लिए। इस समीकरण के सरलीकरण से हम समझ सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज कलेक्टर बायस वोल्टेज VCC और बेस और एमीटर की फॉरवर्ड बायसिंग से IV वोल्टेज का अंतर है, और इसे जब हम RB से विभाजित कर देंगे तो ओम के नियमानुसार ये हमारा बेस परिपथ की धारा आ गई है। सामान्यतः बायस बैटरी की वोल्टेज फिक्स रहती है, और हमने हमारे ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स जानी है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और हमने देखा कि जब इनपुट सर्किट में हमारा करंट अलग अलग मान पाता है तब भी बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज 0.7 वोल्ट के आसपास नियत रहती है। तो अगर ये दोनों वोल्टेज नियत है और अगर हमारा बेस परिपथ में बायस रेजिस्टेंस भी अगर फिक्स्ड है तो हम पाएंगे कि इन सर्किट में बेस परिपथ में बहने वाली धारा फिक्स रहती है, इसलिए इस सर्किट को हम फिक्स बायस सर्किट कहते हैं। अगर ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में बायस किया हुआ है तो हमें पता है कि जो कलेक्टर परिपथ में धारा आएगी वो इनपुट बेस सर्किट की धारा का एक बीटा टाइम्स एम्पलीफाइड रूप होगा, जहां बीटा कॉमन एमीटर करंट गेन है। और हम ये जानते हैं ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक में कि जो कलेक्टर करंट है वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज आ रही है उस वोल्टेज के परिवर्तन से IC का मान ज्यादा परिवर्तित नहीं होता, IC का मान IB पे निर्भर करता है, और कलेक्टर करंट का इस आउटपुट लूप में लगाए गए रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस आउटपुट लूप में अगर हम किरचॉफ का विभव समीकरण लगाएं तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो बायस वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है और जो कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो आउटपुट की यहाँ वोल्टेज आ रही है, इन दोनों के जोड़ के बराबर ये VCC है, और ये किरचॉफ का विभव समीकरण हो गया। और इस समीकरण के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यहाँ ट्रांजिस्टर में कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो VCE कलेक्टर एमीटर वोल्टेज आती है वो बायस वोल्टेज
वोल्टेज VCC में कलेक्टर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है उसे घटाकर प्राप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के ये जो दो पैरामीटर हैं ऑपरेटिंग पॉइंट के, VCE और IC, इसके IC के निर्धारण में तो RC का कोई रोल नहीं है, IC पूर्णतः IB पे निर्भर करेगी, लेकिन जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है उसके निर्धारण में RC का निश्चित रूप से रोल है। और इस सर्किट में हम अधिकतम जो ट्रांजिस्टर का करंट हो सकता है कल्पना कर सकते हैं सैचुरेशन के कंडीशंस में, जब कलेक्टर के ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं और यहां कलेक्टर एमीटर वोल्टेज अगर 0 हो जाती है तो हमारी सारी जो बायस वोल्टेज है वो RC पे आएगी। और RC का रेजिस्टेंस हमें इस तरह से निर्धारित करना है कि ये जो करंट सैचुरेशन कंडीशन पे आ रहा है वो ट्रांजिस्टर की अधिकतम धारा क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए। हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जानेंगे कि फिक्स बायस सर्किट में क्योंकि बेस का करंट फिक्स है और अगर किसी कारण से ट्रांजिस्टर बदलने से या टेम्परेचर की वृद्धि होने से या कलेक्टर करंट के इंक्रीज से हमारा बीटा बढ़ता है तो हमारा बेस करंट नियत है, बीटा बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ कलेक्टर करंट इस तरह के टेम्परेचर वृद्धि के कारण बनेगा कि उससे बीटा बढ़कर कलेक्टर करंट और बढ़ेगा और कलेक्टर करंट से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से कलेक्टर करंट बढ़ेगा और अंततः हम पाएंगे कि एक थर्मल रनवे होगा और हमारा ट्रांजिस्टर स्वयं को नष्ट कर लेगा। और ऐसे फिक्स बायस परिपथों में थर्मल रनवे से बचाव के कोई साधन नहीं है, इसलिए ये बायसिंग वैसे तो सरल है, एनालिसिस में भी आसान है, हम अध्ययन भी इसको शुरुआत में कर रहे हैं, लेकिन इसका ज्यादा उपयोग नहीं है। एक एमीटर बायस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन NPN ट्रांजिस्टर के साथ यहाँ दिखाया हुआ है। बायस बैटरी के साथ फिक्स बायस की भांति ही बेस सर्किट में एक रेजिस्टेंस RB और एक लोड रेजिस्टेंस कलेक्टर सर्किट में RC लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ एक एमीटर सर्किट में विशेष रेजिस्टेंस बायस की स्टेबिलिटी बनाने का काम करेगा, जो कलेक्टर करंट बढ़ने पर इनपुट बेस सर्किट में एक नेगेटिव फीडबैक देके बेस करंट को घटाएगा और हमारे ऑपरेटिंग पॉइंट को बीटा इंक्रीमेंट से या टेम्परेचर राइज से स्टेबल रखेगा। इसका भी एनालिसिस समझने के लिए हम इस बायस बैटरी को दो भागों में बांट लेंगे, एक बेस सर्किट के लिए और एक कलेक्टर एमीटर आउटपुट सर्किट के लिए। और बेस सर्किट का एनालिसिस करके बेस करंट की एक्सप्रेशन पता कर लेंगे और फिर उस बेस करंट से जो एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर का रिलेशनशिप है कलेक्टर करंट और बेस करंट का, उसका इस्तेमाल करके आउटपुट सर्किट को एनालाइज करेंगे। जरा देखते हैं कि इनपुट लूप कैसा बनेगा अगर हम इस बायस बैटरी को स्प्लिट कर लेते हैं। हम जब ऐसे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं AC सिग्नल्स के साथ तो इनपुट AC सिग्नल एक कैपेसिटर कपलिंग के साथ देते हैं और DC बायस एनालिसिस में ये जो कपलिंग कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेंगे और आउटपुट का AC सिग्नल और इनपुट का AC सिग्नल इस बायस सेटअप से अलग हो जाएगा। तो जो DC बायस से जो ऑपरेटिंग पॉइंट जनरेट होता है उसमें हम इनपुट और आउटपुट को सेपरेट करके सिर्फ बायस बैटरी और इन रेजिस्टेंसेस का क्या योगदान है उसे समझना है। तो जरा देखते हैं कि इनपुट लूप में ये रिलेशनशिप क्या बनती है। जब हम बायस बैटरी को इनपुट और आउटपुट में सेपरेट कर देते हैं तो ये नीले फ्रेम में मेरा इनपुट लूप बनता है, इसे हम अलग से यहाँ समझ सकते हैं। ये बायस बैटरी हो गई है और ये बेस का सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया और एक हमारा एमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ इनपुट लूप में नेगेटिव फीडबैक कैसे देता है वो समझ लेते हैं। इस इनपुट लूप में किरचॉफ के विभव नियम के अनुसार अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव इस तीर की दिशा में लूप में घूमते हैं तो ये जो वोल्टेज राइज है वो करंट की दिशा में जाने पे बेस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो से होने वाली वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ ट्रांजिस्टर के इनपुट फॉरवर्ड बायस जंक्शन में बेस एमीटर के बीच की ये वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ ट्रांजिस्टर में जब बेस करंट देते हैं और कलेक्टर में करंट आता है तो हम देखते हैं कि एमीटर में भी एमीटर करंट फ्लो होगा और एमीटर करंट इस इनपुट लूप में इस ये जो रेजिस्टेंस हमने अलग से लगाया है बायस के लिए इसमें एक वोल्टेज ड्रॉप करेगा और ये राइज और ये ड्रॉप अगर मैं इक्वल कर दूं और एमीटर करंट को मैं कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम समझूं और कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स बेस करंट हो तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा एमीटर करंट है वो हो गया बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अगर मैं सारी बेस करंट की टर्म्स को एक साथ ले लेता हूं तो यहां एक तो बेस रेजिस्टेंस आया और यहां एमीटर रेजिस्टेंस के साथ एक मल्टीप्लायर फैक्टर आ गया 1 प्लस बीटा, जहां बीटा कॉमन एमीटर करंट गेन है और ये जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रही है करंट फ्लो से वो इस बायस वोल्टेज और बेस एमीटर जंक्शन पे ये जो ड्रॉप हो रही है इसका अंतर हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो वोल्टेज का डिफरेंस है बायस वोल्टेज और बेस एमीटर जंक्शन की वोल्टेज का वो यहां एक रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस के साथ एक एमीटर का 1 प्लस बीटा टाइम्स के साथ करंट बनाता है। ओम्स लॉ के अनुसार वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अगर करंट को समझूं तो मैं ये समझ सकता हूं कि जो मेरा इनपुट लूप है उसमें एक रेजिस्टेंस तो बेस रेजिस्टेंस है और एक दूसरा एमीटर रेजिस्टेंस 1 प्लस बीटा टाइम्स हो गया है और
बायस वोल्टेज का एक भाग बेस एमीटर इनपुट जंक्शन पे ड्रॉप हो रहा है। तो इस इक्वेशन को याद करने के लिए हम इस लूप का ये इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल कर सकते हैं। सामान्यतः इस बीटा का मान 50 से 100 के बीच में होता है। तो हम पाते हैं कि ये जो छोटा सा एमीटर रेजिस्टेंस है उसका भी एक बड़ा रूप इनपुट लूप के करंट को प्रभावित करने के लिए यहां आ गया है, और अगर किसी भी कारण से बीटा बढ़ता है तो बेस करंट घट जाएगा और ये ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करेगा। एमीटर बायस ट्रांजिस्टर सर्किट जब एक्टिव रीजन में बायस करेगा तो उसके कलेक्टर सर्किट का जो करंट है वो बेस करंट का बीटा टाइम्स होगा। आउटपुट लूप में ये जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो आ रही है उसका कलेक्टर करंट पे कोई बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं है। कलेक्टर करंट मूलतः बेस करंट से तय होता है, और हमने इनपुट लूप में अध्ययन करते हुए एक बात समझी है कि ये जो एमीटर सर्किट में हमने रेजिस्टेंस लगाया है ये 1 प्लस बीटा टाइम्स होकर इनपुट लूप में बेस करंट को प्रभावित करता है। तो इस रेजिस्टेंस का निश्चित रूप से बेस करंट पे नियंत्रण है और बेस करंट से कलेक्टर करंट का कनेक्शन है। अगर हम इस आउटपुट लूप में किरचॉफ का विभव नियम समीकरण लगाएं तो हम देखते हैं कि अगर मैं यहां घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करूं तो ये जो वोल्टेज राइज है VCC, इसका मान कलेक्टर प्रतिरोध में करंट फ्लो से जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है, और यहां जो प्लस से माइनस जाते हुए कलेक्टर एमीटर जो आउटपुट वोल्टेज है, और यहां करंट की फ्लो डायरेक्शन में ही जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इन सब की ड्रॉप्स का योग इस राइज के बराबर होगा। और मैं ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट को लगभग कलेक्टर करंट मान सकता हूं, क्योंकि बेस करंट का जो हिस्सेदारी है कुल करंट में, एमीटर के कुल करंट में बेस करंट की हिस्सेदारी कम है। तो अगर मैं एमीटर करंट को कलेक्टर करंट के बराबर मान लेता हूं और ये कलेक्टर करंट की दोनों टर्म्स को एक साथ रख लेता हूं तो मैं पाता हूं कि दोनों रेजिस्टेंस में कलेक्टर करंट से जो ड्रॉप होती है वो बायस वोल्टेज और कलेक्टर एमीटर के बीच में आने वाली वोल्टेज का डिफरेंस है, और इससे मुझे कलेक्टर एमीटर जंक्शन वोल्टेज जो मेरी आउटपुट है उसका मान बायस वोल्टेज में इन दोनों रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप से ज्ञात हो गया है। और एक बात मुझे समझ में आ रही है कि इस RE एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस से हमारी ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने से आउटपुट कम हो रहा है, और इस रेजिस्टेंस के एक्स्ट्रा इंक्लूजन से मेरे ट्रांजिस्टर की जो अधिकतम धारा सैचुरेशन पे बनती है, जिस समय हम कल्पना कर लेते हैं कि ये जो कलेक्टर और एमीटर के बीच की वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गई है, ये शॉर्ट सर्किट की भांति है, तो हमारी जो बायस वोल्टेज है वो इन दोनों रेजिस्टेंस के जोड़ पे ये हमारा सैचुरेशन करंट बनाएगी। हमने अभी एक न्यूमेरिकल से समझना है कि इस एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो हमने एमीटर सर्किट में लगाया है इसके फीडबैक से जब बेस सर्किट में बेस करंट कम होता है तो हमारा कलेक्टर करंट पर भी कंट्रोल होता है। तो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर बीटा बदलने से या टेम्परेचर राइज से बीटा बदलने से हमारे कलेक्टर सर्किट या कलेक्टर एमीटर के बीच की वोल्टेज में भारी परिवर्तन नहीं होगा, और इस तरह के एमीटर बायस सर्किट में फिक्स बायस की तुलना में स्टेबिलिटी ज्यादा है और इसमें थर्मल रनअवे की समस्याएं नहीं होगी। जरा न्यूमेरिकल से ये बात समझते हैं कि एमीटर बायस सर्किट क्यों कर फिक्स बायस सर्किट से बेहतर है। हमें एक फिक्स बायस सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक 12 वोल्ट की बायस बैटरी के साथ बेस सर्किट में एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस और कलेक्टर सर्किट में एक 1 किलो ओम का लोड, केवल 2 रेजिस्टेंस और एक बायस बैटरी की मदद से हमने इनपुट बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और आउटपुट सर्किट में इस तरह के रेजिस्टेंस संयोजन से वोल्टेज ड्रॉप की है कि ये कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो गया है। और एसी सिग्नल के सारे पीक टू पीक ऑसिलेशन के दौरान भी ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहता है। इस ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के दौरान इसका टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इस ट्रांजिस्टर का बीटा टेम्परेचर सेंसिटिव होने के कारण 50 मान से 80 मान प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जब टेम्परेचर चेंज होता है और बीटा के मान में चेंज होता है तो हमारे जो ऑपरेटिंग क्यू पॉइंट में कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज में कितना प्रतिशत चेंज होगा इसकी गणना करनी है, और हमें यह मान लेना है कि अगर अम्यूनिटी में बेस एमीटर जंक्शन के अक्रॉस सिलिकॉन एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 वोल्ट फिक्स रहती है। तो हमने पहले 25 डिग्री पे जब ट्रांजिस्टर का बीटा 50 दिया हुआ है तो हमें जो आंकड़े दिए हुए हैं बायस बैटरी 12 वोल्ट, बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस जंक्शन की वोल्टेज 0.7 वोल्ट और बेस सर्किट में हमने एक बायस रेजिस्टेंस लगाया हुआ है 100 किलो ओम का। तो हमने इस इनपुट लूप में जो वोल्टेज है हमारे रेजिस्टेंस पे वो बायस वोल्टेज और बेस एमीटर जंक्शन वोल्टेज का डिफरेंस हो गया, और वो जब आरबी पे वोल्टेज आएगी तो ओम्स लॉ के अनुसार ये मेरा बेस करंट हो जाएगा। तो 12 में से 0.7 घटाकर 100 किलो ओम में मैंने देखा कि 0.113 मिली एम्पियर करंट मेरे बेस सर्किट में आ गई है। और मेरा ट्रांजिस्टर जब एक्टिव मोड में होता है तो कलेक्टर करंट बेस करंट की बीटा टाइम्स होती है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे मेरे ट्रांजिस्टर का बीटा 50 है तो मेरा कलेक्टर करंट बीटा टाइम्स आईबी 5.65 मिली एम्पियर आ गया है 25 डिग्री सेल्सियस पे। और मुझे पता है कि ये जो मेरी आउटपुट
आउटपुट वोल्टेज आती है कलेक्टर और एमीटर जंक्शन पे, वो बायस वोल्टेज में कलेक्टर रेजिस्टेंस की वोल्टेज ड्रॉप करंट फ्लो से जो होती है आईसीआरसी, उसे घटाने पे आएगी। और मुझे लोड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम दिया हुआ है, मैंने गणना से कलेक्टर करंट 25 डिग्री सेल्सियस पे 5.65 मिली एम्पियर प्राप्त कर लिया है, और जब ये गुणा करूंगा तो मिली और किलो कट जाएगा, और 12 में 5.65 वोल्टेज घटाने पे मेरी आउटपुट वोल्टेज 25 डिग्री सेल्सियस पे 6.35 वोल्ट हो गई है। अब अगर मेरा टेम्परेचर बदलता है और बीटा बदल जाता है तो भी इस फिक्स बायस में बेस का करंट वही रहेगा, क्योंकि मेरी बायस वोल्टेज और बेस एमीटर जंक्शन वोल्टेज इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जब मेरा बेस करंट वही है तो मेरा कलेक्टर करंट भी पहले की भांति ही बीटा आई भी फॉर्मूले से दिया जाएगा, लेकिन बीटा का मान अब बदल गया है, 50 की बजाय वो नए 75 डिग्री सेल्सियस पे 80 हो गया है, बढ़ गया है। तो मैं पाऊंगा कि मेरा कलेक्टर करंट जितना गुना बीटा बढ़ा है उतना ही गुना बढ़ जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो मेरी नई कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है वो बढ़े हुए कलेक्टर करंट से कलेक्टर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगी, वो अब 9.04 वोल्ट होगी। और जब मैं मेरी बायस 12 वोल्ट में जब 9.04 वोल्ट घटाऊंगा तो 2.96 वोल्ट मेरी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। तो मैं करंट में नई स्थिति में जो 9.04 मिली एम्पियर करंट बना है और पहले 5.65 मिली एम्पियर करंट था 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो प्रतिशत चेंज है वो कैलकुलेट करता हूं तो पाता हूं कि बेस करंट वही रहने से बीटा अगर 60% बढ़ा है, 50 से 80 60% चेंज है, उतना ही चेंज मेरे कलेक्टर करंट में हो गया है। एक तकलीफ वाली बात होगी कि बढ़े हुए कलेक्टर करंट से बीटा और बढ़ेगा, और उससे फिर टेम्परेचर राइज बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज से बीटा बढ़ेगा, बीटा से कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और एक ऐसी दुखद स्थिति होगी जिसे हम थर्मल रनवे कहते हैं कि ट्रांजिस्टर स्वयं अपने ताप से ताप बढ़ाना शुरू कर देगा और खुद को नष्ट कर लेगा। इसी स्थिति में जब हमारा नया कलेक्टर एमीटर वोल्टेज बदलकर 2.96 है, पहले 6.35 थी, तो उसमें हमने देखा कि अच्छा खासा 53% का डिक्रीज हो गया है। तो हम पा रहे हैं कि हमारे ट्रांजिस्टर के जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है यहां इस फिक्स बायस सर्किट में, इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जरा समझते हैं कि एक एमीटर बायस में ये स्टेबिलिटी किस तरह से इंप्रूव होती है। हमने एक एमीटर बायस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में पूर्व के फिक्स बायस सर्किट की जैसे बेस में एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और इस आउटपुट रेजिस्टेंस को जो 1 किलो ओम का था उसे आधा किलो ओम का करके एक एमीटर सर्किट में अलग से रेजिस्टेंस लगा दिया है जो इनपुट लूप में नेगेटिव फीडबैक देगा 0.5 किलो ओम का, और बायस वोल्टेज वही 12 वोल्ट की है, और वही हमारा ट्रांजिस्टर है जिसका ऑपरेशन अगर 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो उसका बीटा 50 से 80 हो जाता है। तो हमें क्यू पॉइंट में जो चेंजेस होते हैं वो कितने होंगे, और इस ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन के इनपुट बेस एमीटर जंक्शन की फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप को 0.7 वोल्ट लेना है। तो हमें आंकड़े दिए हुए हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे VCC 12 वोल्ट है और बेस एमीटर के बीच में वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, और हमने जाना था कि इनपुट लूप में ये जो एमीटर रेजिस्टेंस है जिसमें एमीटर करंट की फ्लो होती है और एमीटर करंट बेस करंट से 1 प्लस बीटा टाइम्स है, तो इस रेजिस्टेंस में एक मल्टीप्लायर 1 प्लस बीटा आ गया है, और टोटल लूप में रेजिस्टेंस बेस रेजिस्टेंस प्लस एमीटर रेजिस्टेंस का 1 प्लस बीटा टाइम्स हो गया है। बीटा अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे 50 है, तो जब इस आधा किलो ओम को 51 से 51 से मल्टीप्लाई किया है तो जो मेरा सारा बेस लूप में रेजिस्टेंस है वो 100 किलो ओम की बजाय 125.5 किलो ओम आ गया है, और ऐसी स्थिति में मेरा जो बेस करंट है वो पहले की तुलना में कम हो गया है, 0.09 मिली एम्पियर आ गया है। और पूर्व की भांति जब एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर होता है तो कलेक्टर करंट बेस करंट का बीटा टाइम्स है और बीटा 50 है, तो मेरा कलेक्टर करंट 4.5 मिली एम्पियर आ गया है। अब कलेक्टर करंट और एमीटर करंट को अगर हम बराबर मान लेते हैं तो जो टोटल बायस वोल्टेज है वो इस कलेक्टर करंट के फ्लो से इस रेजिस्टेंस में, और वही करंट एमीटर करंट को अगर हम कलेक्टर करंट मान लेते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप करेगी, और इन दोनों रेजिस्टेंस में कलेक्टर करंट की वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम बायस वोल्टेज से घटा देंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। बायस वोल्टेज 12 वोल्ट है, करंट हमारा 4.5 मिली एम्पियर है, और ये दोनों रेजिस्टेंस 1 किलो ओम के बराबर जोड़ या सम रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मैं 12 वोल्ट में से ये 4.5 मिली और किलो कट जाएंगे, घटाऊंगा तो मेरा जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है पहली स्थिति 25 डिग्री सेल्सियस में वो 7.5 वोल्ट आ गई है। अब अगर मेरा टेम्परेचर बदलता है 25 से 75 हो जाता है तो मेरे ट्रांजिस्टर का बीटा भी 50 से 80 हो जाता है, और ऐसी स्थिति में ये जो मेरा एमीटर सर्किट का रेजिस्टेंस है इसका 1 प्लस बीटा मल्टीप्लायर फैक्टर 50 और 1 51 था, अब 80 और 1 81 हो गया है, और अब मेरे लूप में रेजिस्टेंस बढ़ गया है। वो पुरानी स्थिति 125.5 की बजाय 140.5 किलो ओम हो गया है, और मेरा करंट थोड़ा कम हो गया है। जो नया बेस करंट है वो पहले से कम हो गया है। तो आप देखेंगे कि बीटा बढ़ने से कलेक्टर करंट उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि फिक्स बायस में बेस करंट फिक्स रहने पे बढ़ा था। अब बेस करंट कम हो गया है तो आपका कलेक्टर करंट बीटा
टाइम्स बीटा 50 से 80 हो गया है, बढ़कर 6.434 मिली एम्पियर ही बढ़ा है। और नए कलेक्टर करंट से जो दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप घटा दूंगा बायस वोल्टेज 12 से, तो मेरी नई वोल्टेज 5.566 वोल्ट आ जाएगी। और अब मैं कलेक्टर करंट में चेंज जो पहले 4.5 मिली एम्पियर था और अब 6.434 मिली एम्पियर है, उसमें प्रतिशत चेंज देखूंगा तो वो पहले 60% इंक्रीज की बजाय अब 42% इंक्रीज हुई है, यानी थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। और इसी तरह से मेरे इस आउटपुट वोल्टेज में भी जो चेंज है वो पहले की तुलना में कम हुआ है। तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं इस एमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू को और बढ़ा देता तो मेरा जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाता। हालांकि एमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से स्टेबिलिटी जब बढ़ती है तो हमारी ये जो आउटपुट वोल्टेज का मान आता है वो थोड़ा घट जाता है, क्योंकि ये एमीटर रेजिस्टेंस जब नेगेटिव फीडबैक देके स्टेबिलिटी सुधारता है तो वो थोड़ा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को भी कम कर देता है। लेकिन हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि फिक्स बायस की बजाय एमीटर बायस सर्किट ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बाद और सर्किट के एनालिसिस को समझने के बाद आप ट्रांजिस्टर की फिक्स्ड बायस और एमीटर रेजिस्टेंस की फीडबैक बायस अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हम अपनी अगली वीडियो में जब आपको कलेक्टर फीडबैक बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस समझाएंगे तो इस विषय पर आपकी पकड़ और अच्छी हो जाएगी और परीक्षाओं में भी आपके अंक अच्छे आएंगे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।